वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है आज के न्यूज सेशन पे। दैनिक जागरण के इस सेशन में हम समझते हैं इम्पोर्टेंट आर्टिकल, जो इम्पोर्टेंट न्यूज है हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, और वे सारे वोकैब हम जानते हैं, वे सारे थॉट बिल्ड करते हैं जिससे हमारी जो है सोच में नई परिवर्तन आए और मल्टी अप्रोच हम सीख सकें। ऐसे आर्टिकल को हम पढ़ते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, आज का फ्रंट न्यूज में जो दिल्ली के प्रदूषण के बारे में है। जैसे ही नवंबर और दिसंबर का महीना आता है तो दिल्ली में प्रदूषण हर साल होता है। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट न्यूज नहीं, हर साल इसके सोर्स क्या है, जो पोल्यूशन है उसके सोर्स क्या है। तो जो AQI है, वायु गुणवत्ता सूचकांक, 500 से भी अधिक दर्ज किया गया है। AQI उसमें इसका मेन सोर्स होता है नाइट्रोजन और सल्फर ऑक्साइड। कुछ सोर्स है NCR की वायु गुणवत्ता पर नजर रखने वाली IIT कानपुर के प्रोफेसर सच्चिदानंद त्रिपाठी के मुताबिक, जब तक स्रोतों की पहचान कर सटीक कार्यवाही नहीं होगी तब तक वायु प्रदूषण की स्थिति का थामना मुश्किल होगी। NCR में वायु प्रदूषण के खिलाफ चल रही पूरी मुहिम हवाई है। हवाई, क्योंकि इस बड़े क्षेत्र में प्रदूषण फैलाने वाले स्रोत की पहचान करने में पर्याप्त मॉनिटरिंग की जा रही। तो इसके जो स्रोत है हवा में, जो है नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर की मौजूदगी से जो है पॉल्यूशन होता है। इसमें जो है धुंध आ जाता है और जो सामने है उसकी क्लियरिटी कम हो जाती है। तो सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये दोनों मेन कारण है। तो इतना ही हमें ध्यान रखना है, क्योंकि हमारे एग्जाम में हमेशा केमिकल्स के बारे में, उस गैसों के बारे में पूछा जाता है जो वायु प्रदूषण के फैक्टर हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हीं सब कामों पे, वो रीजन्स जो उनके स्रोत हैं उनको ही बंद करके पॉल्यूशन पे काम किया जा सकता है। तो आगे फिर सुप्रीम कोर्ट ने राज्यसभा, और इधर कुछ इम्पोर्टेंट हमारे लिए आर्टिकल, इम्पोर्टेंट न्यूज नहीं है, जो एक ऐसी न्यूज है कि जनरली बोला जाता है, कई फिल्मों में कई कई बार डायलॉग के रूप में कहा जाता है, तारीख पर तारीख अदालतें देती हैं। तो जो चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, उन्होंने कहा, हम नहीं चाहते तारीख पर तारीख अदालत बने सुप्रीम कोर्ट। तो कई मामले ऐसे हैं जो अभी कई रिपोर्ट में कवर की जाती हैं कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और निचली अदालतों में कई पेंडिंग केसेस जो कि विचाराधीन है। कई निर्दोष कैदी भी हैं, उनको जो है सजा के तौर पर रखा गया है। कई निर्दोष जो विचाराधीन कैदी हैं उनको भी रखा गया। कई करोड़ अभी केस जो है पेंडिंग रखा गया है। तो उन सब मामलों को देखते हुए DY चंद्रचूड़ ने कहा, हम ऐसी अदालतें नहीं बनना चाहते जो एक तारीख के ऊपर तारीख दे। तो देखिए यहाँ पे एक डेटा, करीब 5 करोड़ मुकदमे अभी लंबित पड़े हैं। बार बार उस पर जो भूमिका सुप्रीम कोर्ट की भूमिका पर सवाल उठाई जाती है कि अभी तक 5 करोड़ मुकदमे अभी लंबित हैं। तो फिर ऐसे में संविधान का जो उद्देश्य है सभी के लिए समान न्याय, उसको संविधान का उद्देश्य कहीं ना कहीं उसको बाधित कर रही है। तो उस पर काम करने की अभी जरूरत है, सुप्रीम कोर्ट के DY चंद्रचूड़ के अनुसार ऐसा कहा गया। तो आगे हम आर्टिकल, अब डायरेक्ट हमारे लिए जो आर्टिकल इम्पोर्टेंट है उस पर नजर डालते हैं। तीन टेल एजेंसीज, NGT का इस्टेब्लिशमेंट, ये सब हमें बेसिक जानना चाहिए। अब हम डायरेक्टली चलते हैं एडिटोरियल पेज पे। तो असल चुनौती, अभी आज का जो एक आर्टिकल है इम्पोर्टेंट, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लगातार बढ़ रही उपयोगिता और उससे उभरती चुनौती को देखते हुए कहा गया है कि आज से 25 से 30 साल पहले हमारे देश में जब कंप्यूटर की आमद हो रही थी,
तो इसे लेकर एक बड़ी चिंता यह थी कि कहीं कंप्यूटर क्रांति नौकरियों के लिए काल न बन जाए। इसी के समानांतर जब इंटरनेट का विस्तार हुआ तो संस्कृति के पश्चिमीकरण और कंप्यूटर वायरस और साइबर हमलों के अलावा कई अन्य मुख्य चिंता इस तकनीक को लेकर नहीं थी। बाद के अरसे में साबित हुआ कि चिंताओं के उल्टे कंप्यूटर और इंटरनेट ने मिलकर हमारी जिंदगी को तमाम तरह की सुविधाजनक बना दिया है। इनसे रोजगार सृजन का ऐसा सिलसिला शुरू हुआ कि वर्तमान में सबसे ज्यादा काम धंधे इन्हीं क्षेत्रों में नजर आते हैं। साबित हुआ कि मोटे तौर पर आधुनिक तकनीकी ने आशंकाओं से उलट सकारात्मक प्रभाव डाला, लेकिन हाल के वर्षों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और चैट जीपीटी जैसी तकनीकों ने दस्तक दी और लाभ की तुलना में उनसे होने वाले नुकसान का उल्लेख अधिक हो रहे हैं। हालात यह है कि चैट जीपीटी के आगमन से साल भर के अंदर इन खतरों को ज्यादा महत्व दिया गया। चैट जीपीटी के आगमन से साल भर के अंदर इतने खतरे बता दिए गए हैं कि दुनिया ज्यादा चर्चा इसकी कर रही है कि कितनी खतरनाक है और साथ ही इससे मानवता को बचाने के लिए आखिर क्या करना चाहिए। ताजा मिसाल ब्रिटेन के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई पर आयोजित एक दुनिया की पहली वैश्विक शिखर बैठक। हालांकि भारत समेत दुनिया के 27 राष्ट्रों के प्रतिनिधियों, यूरोपीय संघ की प्रमुख उर्सुला वान डे लान, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरस और मशहूर कारोबारी एलन मस्क की मौजूदगी में ब्रिटेन के बकिंघम बकिंघमशायर में हुई इस शिखर बैठक में एआई सुरक्षा शिखर सम्मेलन का अहम उद्देश्य आर्टिफिशियल रूपी डिजिटल तकनीक से सुरक्षित इस्तेमाल और बेहतर संभावनाओं की खोज करना बताया गया। लेकिन इसकी अंतर्निहित उद्देश्य उन आशंकाओं का समाधान पाना था जो एआई के विविध स्वरूपों को खासकर चैट जीपीटी को लेकर पैदा हुए तथा इस उल्लेखनीय है कि क्योंकि एआई आविष्कार के कई दशक बीतने पर भी दुनिया के इसके खतरों पर ठीक ठीक ठाक अंदाजा तब तक नहीं था जब तक साल पहले नवंबर 2022 की आखिरी सप्ताह में चैट जीपीटी के लॉन्च नहीं कर दिया गया। इसके साल भर में ही ऐसी परिस्थितियां बन गई कि आविष्कार के योगदान देने वाले एलन मस्क यहाँ तक कह बैठे कि दुनिया को एआई पर नियंत्रण करने की कोशिश करनी चाहिए, अन्यथा यह तकनीक इंसान के नियंत्रण से बाहर चले जाएंगे। ऐसे में यह प्रश्न मुख्य रूप से पैदा हुआ है कि क्या एआई के बारे में कोई यह भरोसे से यह कह सकता है कि आगे चलकर यह तकनीकी पूरी मानवता के हितैषी साबित होगी। तो एआई की लगातार बढ़ते चिंता उसके उपयोग को लेकर कम, उसकी चिंता को लेकर ज्यादा चर्चा हो रही है। इसे लेकर आज जो डर है, वे आशंकाएं, वे निराधार पाई जाएंगी और अंततः हमारा भला ही होगा। फिलहाल जो परिदृश्य है उन्हें देखकर यह मानना और कहना सच में मुश्किल है कि कंप्यूटर इंटरनेट की तरह एआई व चैट जीपीटी सार्थक परिणाम देंगे और डर के आगे जीत के मंत्र को साकार करेंगे। एआई ने क्या मुश्किलें पैदा की हैं? तो विज्ञान जगत अमूमन किसी तकनीक या सुविधा का आविष्कार सृजन के लिए ही करता है, यहाँ तक कि डायनामाइट हो या न्यूक्लियर एनर्जी जैसे खोजें, जिनकी खोज और आविष्कार का उद्देश्य विकास करना था, न कि विनाश करना। इसी तरह लगभग 7 दशक पहले इजाद की गई एआई को 21वीं सदी के पहले 2 दशकों तक खतरे की बजाय सहयोगी की भूमिका में ज्यादा देखा गया। लेकिन जब कोरोना का दौर थमा और 2022 के मध्य तक दुनिया का कामकाज पटरी पर लौटा, तो एआई की एक स्मार्ट देन चैट जीपीटी का आगमन इस धमाके की तरह हो गया। इससे पहले की दुनिया चैट जीपीटी के फायदे जानती थी, तमाम स्कूल कॉलेजों में इस पर पाबंदियां लगाई जाने लगी। इधर कुछ ही अरसों पहले अमेरिका के ऑथर्स गिल्ड ने 10,000 लेखकों के समर्थन वाला एक खुला पत्र लिखा
जिसमें एआई कंपनियों से आग्रह किया कि वे कॉपीराइट के तहत सुरक्षित सामग्री का बिना अनुमति और बिना भुगतान इस्तेमाल नहीं करें। कई देशों के एआई पर सख्त कानून बनाए जाने के लिए तैयार दिखने लगी। ऑस्ट्रेलिया में प्रस्तावित कानून के अंतर्गत डीप फेक और दिखने में असली लेकिन फर्जी सामग्री बनाने वाली तकनीकों पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश हो रही है। एलन मस्क ने से लेकर गूगल के सीईओ तक ये चेतावनी दे चुके हैं कि एआई पर अंकुश लगाना जरूरी है। कई सरकारें इस पर भी विचार कर रही हैं कि वे उपाय कौन से हो सकते हैं जिनके तहत आम लोगों को एआई के दुष्प्रभाव से बचाते हुए इसके तकनीकी विकास का भी लाभ दिलाया जा सके। ऑस्ट्रेलिया में एआई पर अंकुश लगाने के लिए कानूनी प्रारूप तैयार किए जा रहे हैं, बल्कि वहां तो 2018 में एआई पर अंकुश लगाने के लिए एक स्वैच्छिक व्यवहार निर्देशिका अपना ली गई थी। यूरोपीय आयोग ने एआई पर कोड ऑफ कंडक्ट का एक प्रारूप बनाया, जिसका उद्देश्य यह दर्शाना है कि लोकतांत्रिक सरकारें एआई की चुनौतियों से निपटने की क्या तैयारी कर रही हैं। यूरोपीय संघ और अमेरिका के बीच कानूनी प्रावधान बनाने की एक प्रक्रिया चैट जीपीटी नामक एआई टूल बनाने वाली कंपनी ओपन आई की सैम आल्टमन की हिस्सेदारी भी रही। एआई की संबंधी कानून पर विचार करने वाले देश में भी चीन भी शामिल है, जो स्वयं काफी तेजी से एआई के विकास को लेकर शोध कर रहा है। ब्रिटेन में भी बैठक के दौरान यह सवाल उठा कि एआई को कसने में के लिए बड़ी कंपनियों और नियामकों को वह मंच पर क्यों नहीं लाया। उन श्रम नियामकों को इस बैठक में क्यों नहीं जोड़ा गया, यह देखते कि एआई की वजह से कितनी नौकरियां खत्म हो गई हैं या खतरे में हैं। साथ ही इस तकनीक ने बौद्धिक संपदा, कॉपीराइट, निजता, प्राइवेसी और डाटा सुरक्षा जो चुनौती है, उन पर लगाम लगाने वाले नियामक रेगुलेटर कहाँ हैं। बेनाम नहीं, उजाले ही उम्मीद। बेमानी नहीं, उजाले की उम्मीद। निसंदेह एआई से नौकरी के छीन जाने का संकट बेहद वास्तविक है। भारत में भी आईटी सेक्टर की 10% नौकरियों पर ऑटोमेशन यानी स्वयं काम करने वाली मशीनों के कारण खत्म होने का खतरा मंडरा रहा है। विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग, मशहूर कारोबारी एलन मस्क और बिल गेट्स तक कह चुके हैं कि आने वाले समय में इंसानों को सुपर स्मार्ट मशीनों से चुनौती मिल सकती है, जिस पर माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी और एलन मस्क जैसे कारोबारी ओपन एआई की उन परियोजनाओं में खूब पैसा लगा रहे हैं जिनमें अकलमंद मशीनें तैयार की जाएंगी। उससे लगता है कि एआई की शुरुआती दौर नौकरियों का संकट पैदा कर सकता है। हालांकि हो सकता है कि इसमें आगे चलकर स्थिरता आए और एआई के जानकारों की बदौलत नई नौकरियों का सृजन हो। कुछ क्षेत्रों में अभी से एआई के बेशुमार फायदे नजर आने लगे हैं, जैसे कि चिकित्सा विज्ञान की सकारात्मक संभावना। यही कारण है कि जब ब्रिटेन ने एआई पर शिखर सम्मेलन बैठक बुलाई, तो वहां के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने एआई को बहुतेरे क्षेत्रों में मददगार तकनीक के रूप में देखने और सतर्क ढंग से इसके उपयोग की वकालत करते नजर आए। ध्यातव्य है कि यदि किसी तकनीक की लाभ हानि की तस्वीर साफ होने से पहले उसे खलनायक मान लिया जाए, तो परमाणु ऊर्जा से लेकर इंटरनेट जैसे असंख्य आविष्कार मानवता की सेवा और बेहतरी का काम कभी नहीं कर पाती, जैसा वे आज कर पाते हैं। तो एआई से जितने फायदे हैं उससे ज्यादा नुकसान नजर आ रहे हैं, लेकिन हाँ, उस पर अगर काबू पा ले, उसके नुकसान पर हो रही उस समस्या के समाधान पर अगर ध्यान दे दिया गया, तो एआई आने वाले युग के लिए एक वरदान साबित होगा और मानवता के लिए एक विकास का एक डबल ग्रोथ लाने का काम करेगा। तो एआई पर अभी चर्चा बाकी है और भी इनिशिएट करने बाकी हैं, इसके चुनौतियों के लिए समाधान निकालने बाकी हैं। तो अभी इनिशियल स्टेज में आई है, तो उसके लिए समाधान की तलाश है और साथ ही स्किल की भी तलाश है, ताकि उससे और एआई को सीखकर और अधिक नौकरियों का सृजन किया जा सके। तो ये था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर आर्टिकल। नेक्स्ट है इसको पेपर नंबर 3
जीएस के पेपर नंबर 3 के साथ लिंक कर सकते हैं, जिसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो सेक्शन है। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट आर्टिकल जो खाद्य प्रसंस्करण के ऊपर है। खाद्य प्रसंस्करण में 50,000 खाद्य प्रसंस्करण क्या है कि जो खाद्य है, जो फूड प्रोसेसिंग है, उसमें अपार जो नौकरियों की संभावना है, उसमें टेक्नोलॉजी की संभावना है, उस पर बात की गई है। तो एआई अभी इस पर और भी चर्चे आने हैं। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग हमारे लिए जो है 150% एफडीआई का सृजन कर सकती है। तो खाद्य प्रसंस्करण के ऊपर इतने आर्टिकल, कुछ खास आर्टिकल आज के हमारे पेपर में नहीं है, तो आज हम जल्दी खत्म करेंगे। हमास, गाजा पट्टी, ये सब रोज का न्यूज है, तो ये हमारे लिए अननेसेसरी है, कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज नहीं है हमारे लिए। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल के सेशन में नए नए न्यूज के साथ और कुछ नया बताने की कोशिश में। तो आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा, कमेंट में बताइएगा कि यह सेशन आपको कैसा लगा।